हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को मेरे भाई और बहनों और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने इस वर्ष को काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करोगे और अपने लाइफ में वे चीज़ें करोगे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो फिर से यही बोलना चाहूँगा कि अपनी एनर्जी को, अपने ताकत को, अपने माइंड को उन चीज़ों में लगाओ जो आपको लाइफ में आगे ले जाने वाले हैं, और किसी भी तरह की बेकार के चीज़ों पे अपना दिल और अपना दिमाग मत लगाना। और जो चीज़ें कर रहे हो ये सोच के करना कि यार क्या इस चीज़ का मेरे आने वाले लाइफ में या मेरे आने वाले कल में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो क्या, या पॉजिटिव वे में पड़ेगा या फिर नेगेटिव वे में पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा टारगेट है, उसको कभी मत भूलना। ठीक है, तो चलो फिर से एक बार आप सभी को मेरे भाइयों और बहनों मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आपका ये वर्ष बहुत ही मंगलमय हो और आप अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव करें, वो सारी चीज़ें पाएं जो आप लाइफ में चाहते हैं, जो आप जिस चीज़ का हकदार है। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए हमारा ये जो सेशन उसको स्टार्ट करते हैं। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे बस ध्यान से सुनो और बस पढ़ो और बार बार रिवीजन करो। भाई आपका इस बार सिलेक्शन होगा, इतनी मान कर चलो आप, है ना। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है कि 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में एम वेंकैया नायडू का उत्तराधिकारी कौन बना। तो भाई एम वेंकैया नायडू जो थे हमारे उपराष्ट्रपति थे, तो उनके प्लेस पे किनको लाया गया था। तो हम जान रहे हैं किनको लाया गया था, जगदीप जो धनखड़ साहब हैं उनको लाया गया था। तो उनके उत्तराधिकारी कौन बोले भाई, ये बने। अब बात करते उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद या फिर आर्टिकल है, ये 63 बात करता है ना। यानी कि 63 से लेकर के हमारा 73 तक ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं। और ये हमारे ये 14th नंबर का, ये क्या थे, ये 14th है ना। तो देख लेते हैं भाई लोग। अब बात करते हैं हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है ना। करंट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हमारे 15th नंबर के हैं। कौन है ये, 15 नंबर का। और जान ही रहे कौन है, हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। और पीएम के बारे में जो आर्टिकल बात करता, आर्टिकल है ना, अनुच्छेद बात करता है वो है 74। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ प्रेसिडेंट का बात कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की बात कर लें तो आर्टिकल हमारा क्या कहता है, ये है इसका आर्टिकल या फिर अनुच्छेद आप बोलो, वो है 52, है ना। अनुच्छेद क्या ये हमारा 52 है। और अभी के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना। और ये हमारे एकमात्र ये आदिवासी महिला है ना, आदिवासी ये भी कौन है, ये संथाल से हैं, ये संथाल कम्युनिटी से आते हैं। और ये कहाँ से, ओडिशा से। ये कहाँ से है, ओडिशा से हैं। आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और कुछ चीज़ें देख लें यहाँ पे। स्पीकर का बात करें, स्पीकर बोले तो हिंदी में इनको क्या बोला जाता है, स्पीकर को याद नहीं आ रहा, देखते हैं। तो ये हमारे हैं अभी 18th है ना, 18th लोकसभा के वो हमारे ओम बिरला साहब। कौन है, ओम बिरला, उन्हें ओम बिरला, ठीक है। स्पीकर का अगर बात किया जाए अनुच्छेद का, तो ये होता है 93 होता है अनुच्छेद, है ना। कौन होता है ये, 93। ये बात करता है स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर का, स्पीकर प्लस डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करता है ये। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, है ना। और
बात कर लें एक और चीज़ का याद रहा, हाँ ये डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कि हरिवंश नारायण सिंह है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्य सभा, ये है हमारे हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। और ये तो चेयरमैन, और चेयरमैन कौन है भाई राज्यसभा के, आप लोग जान ही रहे हो, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही हो जाते हैं, है ना। एक चीज़ और याद रखें, प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात करें तो प्रोटेम स्पीकर, अगर जब स्पीकर ना हो तो उनके प्लेस पे ये क्या करते हैं, शपथ वगैरह दिलाने का प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर हिंदी में बोला जाता है वो। और ये हैं भर्तृहरि मेहताब, भर्तृहरि मेहताब। अब याद रखेंगे इतनी सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि और जो भी मैंने आपको इसका अनुच्छेद बताया, आर्टिकल बताया है, ये आप क्या करोगे, याद रखोगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये सारी चीज़ हमेशा पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पहली बार पेश किया गया। यार देखो, तो ये सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है ना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो बिल्कुल छोड़ देना, अगर याद हो तो अच्छी बात है, मार देना, है ना। तो देखते हैं क्या है। इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज मनी स्पेंड फॉर डोमेस्टिक नहीं है। प्रोविजन फॉर कैपिटल पनिशमेंट इन केस ऑफ गैंग रेप ऑफ अ वुमन, बिल्कुल यही है। तो इस तरह के क्वेश्चन से करने से बचो, आ रहा तो अच्छी बात है ना। बीएनएस हो गया, ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। तो ये जगह मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी इंसान, आदमी अगर रेप करता है एक वुमन का जिसका एज 18 ईयर से कम है, तो उसको कैपिटल मतलब मृत्युदंड का प्रावधान है। क्या है भाई, मृत्यु दंड का प्रावधान, ये बोल रहा है। कैपिटल पनिशमेंट जो होता है ना, कैपिटल पनिशमेंट, उसी को बोलते हैं, मृत्युदंड को बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल। तो याद रखोगे, ये हमारे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और इसका आंसर है कनाडा, और ये था 1930 में हुआ था। याद रखना आप लोग, भाई लोग, ठीक है। और इससे रिलेटेड और कुछ चीज़ है क्या, देखते हैं। हाँ, तो ये पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था भाई, कनाडा में हुआ ना 1930 में। भारत में राष्ट्रमंडल खेल एक ही बार आयोजित किया गया 2010 में। भारत में कॉमनवेल्थ गेम, है ना। तो ये हुआ था 2010 में, एक बार हुआ है। और बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स होती क्या है, तो जहाँ पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया था, अंग्रेज़ों, है ना, अंग्रेज़ों ने जहाँ पे हुकूमत किया था, ठीक है। तो उन देशों में ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखें, तो कॉमनवेल्थ गेम ये हो जाएगा। और बात करें कि 2022 में जो हुआ था हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, कॉमनवेल्थ गेम जिसको राष्ट्रमंडल खेल आप लोग बोलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। ये 2022 ये हुआ था आपका बर्मिंघम में, है ना। बर्मिंघम पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था ये, है ना। जो कि लंदन बोल दो, आप लोग लंदन बोल दो, यूके बोल दो, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। और भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा गोल्ड मेडल जीता था, 22 जीता था गोल्ड मेडल इसमें, ठीक है। और टोटल बात करें तो 61 थे हमारे, टोटल जो मेडल थे वो 61 थे, 22, 16, 23, है ना। 22, 16 और 23 में 22 था हमारा गोल्ड मेडल, 16 था हमारा सिल्वर मेडल और 23 था हमारा ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट और देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, उसमें से इंपॉर्टेंट को याद रखें, क्योंकि हैं तो बहुत ज़्यादा, उतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडलिस्ट थे ना, उनका नाम आप जान लो, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भाई ये फलाना आदमी किस खेल से रिलेटेड है, आप बताओ। और अगर हम लोग नहीं देखते हैं तो नहीं बता पाते हैं और वहाँ पर मार खा जाते हैं, हमारा मार्क्स चला जाता है। तो देखो यहाँ पे अब बात करें बैडमिंटन से, तो आपको याद रखना है पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो पीवी सिंधु हो जाएंगे, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, सात्विक
सात्विक, साईराज रंकीरेड्डी, रंकीरेड्डी है ना। और एक है हमारे चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी आप याद रखेंगे, ठीक है। टेबल टेनिस का बात करें तो टेबल टेनिस अंचिता शरत कमल, अंचिता शरत कमल, अंशिता शेवली, नहीं ये टेबल टेनिस हो जाएगा अंचिता शरत कमल, ये भी हमारे गोल्ड मेडल थे, ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट है। ये कौन है, ये लोग सारे गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, ये भी हमारे क्या जीते हुए हैं, गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। अब बात करें वेट लिफ्टिंग का, भारोत्तोलन, क्या बोले इसको, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन आप लोग याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा अंशिता शेवली और मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू भाई सबसे पहला इन्होंने जो मीराबाई चानू मणिपुर से हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, मणिपुर की हैं ये। और एक है हमारे अंशिता शेवली, ये महाराष्ट्र से, अंशिता है ना, अंशिता शेवली, शेवली, अरे यार हट जा, अंशिता शेवली, ये महाराष्ट्र से है ना, महाराष्ट्र से। तो और देख लेते हैं आगे, है ना। चलो, तो अब बात करें यहाँ पे बॉक्सिंग से कौन है, तो बॉक्सिंग से आप लोग याद रखना, इनका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, निखत जरीन होंगी, है ना, नीतू घनघस होंगे और अमित पंघाल होंगे, इनका आप याद रखना, निखत जरीन, निखत जरीन, नीतू घनघस, नीतू घनघस, अमित पंघाल, अमित पंघाल। ये निखत जरीन शायद तेलंगाना से भाई लोग, ये पूछा जाता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है, ये चीज़ें। और एक है पैरा टेबल टेनिस भाविना पटेल, है ना, पैरा टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस भाविना पटेल, भाविना पटेल। बोले तो पैरा को क्या बोलते हैं आप लोग, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा है, छोड़ो यार, याद नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है पृथ्वी पर ज्वार भाटे का प्राथमिक कारण क्या है। मैंने आपको बताया था, मेरी फर्स्ट वीडियो आप जा करके देखो, है ना। जब ज्वार आते हैं, टाइड्स आते हैं, तो मैंने बताया 3 कंडीशन बताए थे इस तरह से करके, ठीक है। यहाँ पे अर्थ होगा, यहाँ पे मून होगा और यहाँ पे सन होगा, है ना। इस केस में स्प्रिंग टाइड आता है, इस केस में क्या आता है, स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड्स आता है, यानी बड़े ज्वार, बड़े ज्वार आते हैं। और एक केस बताया था, इसमें अर्थ बताया था, यहाँ पे मून बताया था और यहाँ पे सन बताया था, इसमें आते हैं निपटाइड्स, है ना। तो मैंने आपको बताया था, अब मेरी वीडियो जा करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्यों होता है, क्या होता है। तो मैंने आपको ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या बताया था, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन के कारण ही क्या होता है, हमारे अर्थ पे ज्वार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे और ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई लोग। हाँ, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कौन थे, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और ये जो प्रारूप समिति थी, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी आप लोग बोलते हैं, इसमें जो मेंबर थे, सदस्य थे, है ना, जो सदस्य थे वो 6+1 थे, आप लोग याद रखेंगे, है ना। 6 कौन, अन्य सदस्य, और एक कौन थे हमारे, ये अध्यक्ष थे, ये चीज़ याद रखेंगे। तो इसमें ये भी नहीं थे हमारे, ये भी नहीं थे हमारे, के मुंशी, हाँ ये थे, है ना, ये नहीं थे। तो अब बात कर लेते हैं, अगर उनको बताने जाए तो यार काफ़ी टाइम लग जाएगा, चलो छोड़ देते हैं। यहाँ पे बात करते, इन्होंने जो हमारा अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद या आर्टिकल 32 क्या क्या है, उसको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का है, उसको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किसको कहा भाई, अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक है। यानी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग याद रखेंगे। अब क्यों कहा ये जानो। अगर मान लो
कि हमारा कोई राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, या फिर हम लोगों को यूज़ करने नहीं दिया जाता, हम लोगों का राइट को छीन लिया गया, तो इसका यूज़ करके, है ना, अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं कि भाई देखो हमारा साथ क्या हुआ है, इस तरह का हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 32 के थ्रू जाएंगे, और जो हाई कोर्ट जाएंगे तो 2226 का यूज़ करके जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हैं और रिट्स क्या होता है वो देख लो एक बार यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो बात करते हैं रिट्स। ठीक है, रिट्स की बात करें तो 5 तरह का रिट्स यहाँ पे निकाला, 5 रिट्स होता है यहाँ पे, है ना, 5 रिट्स। कौन यहाँ पे इसको कर सकता है, जारी कर सकता है, जारी करेगा या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट, है ना, यानी, और एक क्या हो जाएगा, एक हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ये याद रखो। उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, है ना, ये चीज़ है। तो 5 तरह का रिट्स किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, आर्टिकल 32 का यूज़ करेगा, और हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेगा, आर्टिकल 226 का यूज़ करके 5 तरह का रिट्स, है ना, 5 तरह का रिट्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो बताओ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट्स जारी करते हैं उनका नंबर कितना है, तो उनका नंबर 5 है। और रिट्स क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें आदेश दिया जाता है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, आप इनके राइट से, इनके अधिकार से इनको वंचित नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो भाई देखो अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल कौन सा है, मतलब ऐसा कर जिसको आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे में ले रहे हो। तो देखो इनकम टैक्स तो होता है भाई, ये क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये क्या होता है हमारा, डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। ये भी हमारा वेल्थ टैक्स क्या होता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा। होता तो कौन नहीं, ये नहीं होता, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जीएसटी जो होता है हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब भाई डायरेक्टली हमसे नहीं लिया जा सकता है। अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो हमसे कौन लेगा, हमसे दुकानदार लेगा, और उसके बाद में क्या करेगा वो, जिस भी कंपनी को पे करना है वो कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन अगर इनकम टैक्स हम कमा रहे हैं तो भाई हमें ही पे करना होता है, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो आपको बताया था जीएसटी कब हमारे हुआ था, इंडिया में लागू हुआ था कब, ये लागू कब हुआ था यहाँ पे, 1 जुलाई 2017 को, है ना। और इसी दिन हम लोग क्या जीएसटी डे मनाया जाता है, जीएसटी डे मनाया था। सबसे पहले कौन सा स्टेट हुआ था भाई, स्टेट कौन सा था, असम था। कौन सा था, असम था। आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। और आपको मैंने बताया था जो जीएसटी होता है वो 4 तरह का होता है। ठीक है, ये 4 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, देख लो। एक तो होता है हाँ, SGST होता है, CGST होता है, IGST होता है, और एक UTGST होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, इससे ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे CGST की, भाई लिखा जाए यार, CGST हिंदी में भी यही बोलेंगे यार, इसको से सेंट्रल जीएसटी, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी बोलेंगे। उसके बाद में AGST होगा, इसको बोलेंगे स्टेट जीएसटी बोलेंगे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा, स्टेट जीएसटी बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में IGST होगा, ये होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलेंगे, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलेंगे इसको। ठीक है, और एक होगा UTGST बोले तो यूनियन टेरिटरी, UTGST यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग।
तो क्या है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय नौका दौड़ चैंपियन इंटरनेशनल बोट रेसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए कौन सा शहर? तो देखते हैं भाई लोग, सबसे पहले तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि केरला में होता है ना। अगर केरला में होता है, इतना याद रखते हैं तो देखो ये और ये ऑप्शन आपका चला जाता। बात करते ये तो सोच लो 4 ऑप्शन में अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो गया तो आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो। 50-50 चांसेस है सही होने के, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो जब 2 ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम हो ना तो आप यहाँ पे 50-50 के ऑप्शन पे जा सकते हो। तो चलो भाई, ये क्योंकि मुझे बताना है तो ये भी नहीं होगा, आपका होगा अल्पुझा। अल्पुझा के केरल में क्या किया जाता है? नौका दौड़ किया जाता है। ओनम है ना, जब ओनम का फेस्टिवल होता है ना, ओनम के फेस्टिवल के बाद है ना, ओनम के फेस्टिवल, ओनम के फेस्टिवल के समय में है ना, फेस्टिवल बोले तो ओनम के उत्सव, ओनम उत्सव इस समय में किया जाता है। ये चीज़ याद रखोगे। अब बात करते इसमें होता क्या है, तो इसमें एकदम सांप के आकार का क्या बनाया जाता है? बोट बनाया जाता है, सर्पाकार बोट बनाया जाता है, सर्पाकार बोट, सर्पाकार बोट बनाया जाता है, या फिर यहाँ पे सरपेंट शेप का बोट बनाया जाता है, ठीक है। और उसको कराया जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है, इस बोट रेस को वल्लम कली के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इस बोट जो रेस होता है, बोट रेस को एक नाम दिया था वल्लम कली। क्या बोलते हैं इसको? वल्लम कली के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखोगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्या हुआ है, इसको पूछा हुआ है, ठीक है। चलो अब बात करें तो इस बोट रेस से रिलेटेड एक ट्रॉफी है, बहुत फेमस है, उस जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी, है ना, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस चैंपियन यहाँ पे होता है नेहरू ट्रॉफी, यही है ना। ये जो वल्लम कली होता है या जो नौका दौड़ होता है उसी में क्या होता है नेहरू ट्रॉफी, बोट रेस कंपटीशन का आयोजन किया जाता है, कंपटीशन, ठीक है। तो ये जो अल्पुझा होता है यही होता है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो कंपटीशन होता है, इसी जो बोट रेस होता है आपका जो ओनम के फेस्टिवल पे होता है, इसी के दौरान क्या किया जाता है इसमें उसको किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक नहीं जीता? देखो अभी आपको मैंने बताया कि कौन कौन से जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम थे जो कि बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था, उसमें किसने किसने गोल्ड मेडल? तो मीराबाई चानू मैंने आपको बताया भाई, ये भी है। कहाँ से? वेट लिफ्टिंग से है। अंशु मलिक हैं, ये भी हैं, है ना, ये भी भले मैंने नहीं बताया लेकिन ये भी हैं। पीवी सिंधु ये भी हैं और विनेश फोगाट ये भी हैं। तो भाई सारे लोग हैं, एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पे कौन जीता? इसमें तो है ही नहीं कोई, है ना। तो इसको एसएससी ने वो कर दिया था, चैलेंज कर दिया खुद से ही, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है? मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है। तो देखते हैं एक बार। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार। तो भाई हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे? सुंदरबन का बायोस्फीयर रिजर्व हमारा ये होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। अगर याद नहीं है मेरे भाई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है ना। तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है ना, बायोस्फीयर रिजर्व को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हिंदी में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। मेरे हिंदी मीडियम वाले भाइयों और बहनों, मैंने आपको बताया था ना कि यार आप हिंदी मीडियम के बजाय इंग्लिश मीडियम में जाना प्रीफर करो, आप फायदे में रहो। क्योंकि देखो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व को यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया। अब ये सोचोगे आप यार ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, ये तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बस उस तरीके से कर लो, चीज़ों को रटना शुरू कर दो भाई। बायोस्फीयर रिजर्व अगर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं दिया हुआ तो बायोस्फीयर रिजर्व ही होगा, वो बात खत्म। तो इंडिया में टोटल कितना है भाई? 18 है टोटल। कितने हैं टोटल? 18 है। आप लोग याद रखोगे। उसमें से सुंदरबन बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसको क्या किया गया है? यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको शामिल किया गया है। अब बात करते हैं टोटल अगर 18 तो है तो पहला कौन था? तो भाई पहला हमारा था ये फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट था। ये
कौन था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट था। इसको 1986 में, कब भाई? 1986 में इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व में। और ये जो है ये कहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया था, ये ट्राई जंक्शन पे। ट्राई जंक्शन बोले तो जहाँ पे तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु प्लस केरल है ना, केरल और प्लस में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, कर्नाटका जहाँ पे ये तीनों स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे मतलब ये मानो कि ये तीनों जगह में फैला हुआ है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है और साथ ही साथ कहाँ है? कर्नाटक में भी है। इतनी चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है, इसको याद रखना आप। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं हमारे, कुछ का नाम जान लो आप, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हमारे। तो जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स आप देख लो यहाँ पे, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स है ना, इसके बारे में बात कर रहे थे ना। तो ये होता है एक जंक्शन होता है जहाँ पे ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट मतलब पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। ये क्या है? ये मिलन स्थल है, मिलन स्थल है ना। मतलब जहाँ पे ईस्टर्न घाट इधर से, तो भाई वेस्टर्न घाट इधर से आएगा, इधर से ईस्टर्न घाट आएगा, जहाँ पे ये मिलेगा वहीं पे क्या बनेगा भाई? वहीं पे हमारा नीलगिरी हिल्स बनेगा, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। ये चीज़ आप लोग याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। अब यहाँ तक आ गए तो नेशनल पार्क से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो मुदुमलाई नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क का बात करें तो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क मुदुमलाई, क्या है? मुदुमलाई, मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। ये कहाँ है भाई? ये तमिलनाडु में है। उसके बाद में बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क ये हो जाएगा कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। एक और है हमारे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट है ना, हिंदी में लिख दो भाई साइलेंट, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये जो सारी नेशनल पार्क है ना, ये नीलगिरी हिल्स पर हैं। ये कहाँ है भाई? ये नीलगिरी हिल्स पर हैं, इसीलिए मैंने इसको बताया आपको, है ना। नीलगिरी हिल्स पर बहुत सारे नेशनल पार्क है, जिसमें एक मुदुमलाई हो जाएगा। नेशनल पार्क तो मुदुमलाई है, लेकिन ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। बांदीपुर ये भी नेशनल पार्क नीलगिरी हिल्स पर ही है, लेकिन ये कर्नाटका में है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी है, लेकिन ये कहाँ है भाई? ये केरल में है आपका, है ना। साइलेंट वैली ये कहाँ है? ये आपका केरल में है, आप याद रखना, क्योंकि आपको बताया ना अभी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरी किस पी हैं? ये नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल के ट्राई जंक्शन पे, इसलिए इसमें जो भी नेशनल पार्क है वो तीनों स्टेट में फैले हुए आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो भाई पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने, है ना। अगर ज्योग्राफी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पॉपुलेशन जितना है उसके आधार पर क्या किया जाए? सीटों का आवंटन किया जाएगा। और वैसा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बताने के लिए, वैसे कोई चीज़ नहीं लग। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ है हमारे भारत में किस समूह को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ठीक है, तो यार देखो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ ना, आए तो अच्छी बात है, ना आए तो मत मारो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा 50-50 चांस लेना चाहते हो, देखो यहाँ पे एक तो द्रविडियन के साथ जा सकते हो या फिर इंडो आर्यन के साथ जा, क्योंकि इंडिया में इन दोनों भाषा समूह का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये इंडो आर्यन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाएं, भारत में बोले जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषाएं कौन कौन से हैं? तो पहले तो आता है हिंदी का, उसके बाद दूसरे नंबर पर बांग्ला और तीसरा नंबर पर मराठी का आता है, ठीक है। तो बोले जाने वाली भाषाएं भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं
वैसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं भाई लोग, लेकिन ये तीनों जो हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है ना। तो हिंदी, उसके बाद में बांग्ला, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका मराठी। अब आपको लग रहा है यार बांग्ला, तो देखो ये अब बहुत जगह बुलाता है, ये असम है ना, प्लस वेस्ट बंगाल और भी कुछ कुछ इधर उधर स्टेट में बोला जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग याद रखना है चीज़ को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो 2011 के जनगणना को भारत में किस राज्य में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बालिका लिंग अनुपात सबसे कम है? भाई आपको मैंने पहले बताया था, या तो 0 से 6 वर्ष का बालिका लिंग अनुपात बोल दे, या फिर यहाँ पे लिंगानुपात बोल दे, या सेक्स रेशियो बोल दे। सबसे कम हमारा हरियाणा में ही है ना। और अगर इस पे हरियाणा का जज्झर है ना, जज्झर, भाई रुको, जज्झर है ना, जज्झर में आप लोग याद रहो, हरियाणा का जज्झर क्या है, 0 से 6 वर्ष का जो आयु वर्ग में जो बालिका है, यानी कि जो हमारी जो फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो सबसे कम है यहाँ पे हरियाणा में। ये चीज़ को आप लोग याद रखेंगे तो ये सारे हमारा तो होगा नहीं ठीक है। और हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है, आपको पता है सेक्स रेशियो हरियाणा का वो कितना है, 879 है। मतलब कि सेक्स रेशियो बोले तो लिंगानुपात। अब बात करें कहाँ कहाँ का है, तो सबसे पहले केरल का देख लो भाई, केरल का बहुत ज़्यादा है, 1084 है। उसके बाद में पुदुचेरी का है 1038 है, आपको पहले बता चुका हूँ, पुदुचेरी है ना, पुदुचेरी हो जाएगा 1038 हो जाएगा। और उसके बाद में तमिलनाडु है 996, तमिलनाडु। आप लोग याद रखोगे यार, हमेशा ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमेशा बताता हूँ। तो आप लोगों को लगता होगा कि यार ये क्या है, आलतू फालतू चीज़, एक ही चीज़ को बार बार लिखा दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुटबॉल में आर्क से परे सफलतापूर्वक शॉट लगाने के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टर्म सक्सेसफुली मेकिंग अ शॉट फ्रॉम बियॉन्ड द आर्क। तो बियॉन्ड द आर्क क्या होता है भाई, वो आप जानोगे उसके बाद में। वैसे इसका आंसर हमारा तो क्या होने वाला है, 3, सॉरी ये नहीं होगा, 3 पॉइंटर होगा इसका, क्योंकि वहाँ से फेंकने के कारण जब आर्क से फेंकोगे ना, आर्क से पीछे से, तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, इसलिए इसको 3 पॉइंटर बोला जाता है, ठीक है। या फिर 3 पॉइंट शॉट, 3 पॉइंटर और 3 पॉइंट शॉट बोलते हैं इसको, 3 पॉइंट शॉट बोलते हैं। 3 पॉइंट इसको क्या बोलते हैं, शॉट बोलते हैं। चीज़ याद रखोगे। तो अगर बास्केटबॉल से बात करें तो कुछ टर्म्स है यहाँ पे, है ना, कुछ टर्म्स है आप याद रखोगे। ड्रिबलिंग, सबसे बहुत बार आपको बता रहा हूँ, ड्रिबलिंग हो जाएगा। फ्री थ्रो हो जाएगा, फ्री थ्रो। रिबाउंड हो जाएगा, रिबाउंड। स्विश हो जाएगा, स्विश, ठीक है। और पीछे भी बताया है मैंने, आप लोग याद, ड्रिबलिंग याद रखोगे, फ्री थ्रो, रिबाउंड याद रखोगे। ये जो स्विश वर्ड है ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, बोले तो मतलब DSSB में ये आपको पूछा गया था, ये चीज़ आप याद रखेंगे, है ना। और ये स्विश कब होता है ये याद रखो, स्विश कब होता है, जब बिना छुए, ये आपका रिंग है मान लो, इस तरह से करके यहाँ पे आप अपने बोर्ड लगा हुआ है मान लो, है ना, इस तरह से करके, और ये जो बॉल है आपका बिना इस बोर्ड को छुए या बिना इस रिम को छुए जब यहाँ से घुस जाए ना, यहाँ पे बास्केट में यहाँ पे घुस जाए, तो उसको बोलाता है स्विश बोला जाता है, ठीक है। या बोल सकते हो स्विश कब होता है जब बैक बोर्ड या रिम को छुए बिना नेट से गुजरती है, जब बॉल बैकबोर्ड या रिंग को छुए बिना नेट में चला जाए, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं कि भाई उसको स्विश बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई लोग है ना, कि 1 मिनट, हाँ, इसका फिगर आप लोग देख लो एक बार, ठीक है, कि किस तरह से होता। एक बार आप फिगर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में 3 पॉइंट आर्क किसको बोला जाता है और ये फ्री थ्रो लाइन कौन सा होता है, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आप ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। ये मान लो हमारा, ये एक हमारा क्या है भाई, जहाँ पे बॉल डालते हैं ना, ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन होगा और इस तरह से करके यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ से करके यहाँ से इस तरह से करके होगा, ठीक है।
आप लोग ध्यान देना। उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से करके हम लोग, इस तरह से, और यहाँ से ऐसे ले आओ, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से करके ऐसे ले आओ, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इस तरह से करके होता है हमारा, ठीक है। चलो तो देखो क्या क्या बोलते हैं इसको, हाफ कोट लाइन, इसको क्या बोलते हैं, हाफ कोट लाइन बोलते हैं इसको, हाफ कोट लाइन, हाफ कोट लाइन। ये होता है 3 पॉइंट आर्क, ये होता है 3 पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क। जब यहां से बॉल आप डायरेक्ट इसमें मार दोगे ना तो उसको क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट उसका मिल जाता है। या फिर आप जब डायरेक्ट यहां से बॉल आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप मार दोगे, ठीक है। और जब बॉल बिना इस चीज़ को छुए या बिना रिम को छुए चलाता है तो डायरेक्ट जब इसमें बॉल आए तो उसको स्विश बोलते हैं, उसको स्विश बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और ये जो लाइन होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री थ्रो लाइन। क्या बोलते हैं इसको, फ्री थ्रो लाइन बोलते हैं इसको, फ्री थ्रो लाइन। आई होप आपको समझ में आ गया 3 पॉइंट आर्क क्या होता है, ये चीज़ अब ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो कौन सा महासागर विश्व में तीसरा नंबर का महासागर आता है, तो मैंने आपको बताया था पैसा, PAISA। तो यार मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, पहले का वीडियो देखो, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं और बोला था कि आप इन चीज़ों को करोगे। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन ये उठ रहा है तो भाई आपका क्वेश्चन उठने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। पैसा से आपको क्या बताया था, पैसिफिक क्वेश्चन है ना, पैसिफिक क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का आता है, ये पहला सबसे बड़ा है। दूसरा आता है एस अटलांटिक क्वेश्चन, अटलांटिक ओशन है ना, ये दूसरा नंबर का बड़ा आता है ये, ठीक है। उसके बाद में आई से इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। ए से सदर्न ओशन, सदर्न ओशन। और ए से आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ठीक है। पहला सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, चौथा बड़ा और ये पांचवा बड़ा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। अगर मान लो इतनी सारी चीज़ आप याद रखेंगे तो मैक्सिमम तीसरा सबसे बड़ा कौन है, देखो पहला दूसरा तीसरा इंडियन ओशन हो जाएगा। इंडियन ओशन भाई बताओ। और एकमात्र ऐसा ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा, कंट्री के नाम पे, कंट्री के नाम पर, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कई बार। इसको भी लेकर के चाइना को बड़ा दिक्कत है, वो बोलता है कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, किसी और ओशन का नाम तो किसी कंट्री के नाम पे नहीं रखा, फिर इसका नाम क्यों रख दिए। तो भाई वो पागल है वो लोग। चलो तो रासायनिक रूप में CO2 का आणविक संगठन, तो भाई CO2 बोल रहा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा ये, ठीक है। और ये इसको छोड़ दो, ये बोल रहा है CO2, ये O2, ये H2O और ये NaCl, तो ठीक है भाई, ठीक है। तो बोल रहा कैसे, तो भाई जल है, जल को क्या भाई शुरू से हम देखते हैं इस तरह से होगा। ये किसका, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ऑक्सीजन का है, ये NaCl, ये सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोले तो नमक है ना, देश का नमक, टाटा नमक, असली नमक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्लियर है। और भी कुछ चीज़ें हैं क्या, वाटर का देख लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन का देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का देख लिया, सोडियम का देख लिया, और ओजोन देख लो, ओजोन, ओजोन को पूछा जाता है ओजोन, तो O3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में चांदी के लिए, चांदी के लिए है ना, चांदी के लिए लिखते हैं हम लोग भाई Ag लिखते हैं। और सोना के लिए क्या लिखते हैं, सोना के लिए हम लोग लिखते हैं Au लिखते हैं। Ag से अर्जेंटम और Au से ऑरम है ना। पूछा जाता है कि लैटिन नेम क्या है इसका। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो जाएगा CO होगा। आप लोग याद रखेंगे इसको, क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, और शास्त्र में क्राउडिंग आउट का तात्पर्य किससे है, क्राउडिंग आउट है ना। तो देखो ये चीज़ें शायद ही किसी टीचर ने आपको बताई होंगी। अगर आपको आ रहा, आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो ऐसे क्वेश्चन को मत जाना। मैं रहता भाई मैं नहीं मारता, सिंपल सी बात है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कहीं कहीं पे आते हैं, कभी कभी आते हैं, और डायरेक्टली क्या होंगे वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। तो डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द हाई गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक है। तो होता यही है भाई, इसमें होता यही। तो डिक्लाइन क्या करता है, प्राइवेट क्या है, इन्वेस्टमेंट को ड्यू टू हाई गवर्नमेंट बोरोइंग। अब सुनो एक्चुअली में ये होता क्या है, ये ठीक है, ये तो जान लिए कि ठीक है वाई। अब ये होता क्यों है, यहाँ पे ध्यान सुनो, ठीक है। अब गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, मान लो कोई बैंक है ना, बैंक है, तो वहाँ से गवर्नमेंट ने क्या किया, बोरो किया, बोरो किया मतलब उधार लिया,
अब मान लो अगर आपके पास 10,000 है, 10K है, अगर आपने उधार दिया अपने फ्रेंड को, है ना, किसको दिया, अपने फ्रेंड को उधार दिया, आपके पास तो पैसा बचेंगे नहीं, या होंगे तो बहुत कम होंगे। तो अब आप क्या करोगे, आप इंटरेस्ट रेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दोगे, ताकि जो भी ले भाई उसको क्या हो, वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे ताकि मुझे भी कुछ कमा जाए। तो देखो यही होता है, जब अपना डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और भी किसी काम के लिए, जब गवर्नमेंट हमारे क्या करती है, बैंक से लोन लेती है ना, तो बहुत ज़्यादा लोन लेती है, जिसके कारण क्या होता है, बैंकों के पास में जो फंड है ना, जो रुपए वो कम पड़ जाते हैं, और कम पड़ने के कारण वो क्या करते हैं, जब नेक्स्ट टाइम कोई उनके पास लेने जाता है तो लोग इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, है ना, इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि अब जब भी प्राइवेट कंपनियां उनके पास जाएंगी कि भाई एक काम करो, मुझे इतने के लोन दे दो, तो ये क्या बोलेंगे, भाई लोन तो आपको मिलेगा, लेकिन क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है, जो बाजार में यानी मार्केट में जो आपका मनी सप्लाई है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो इंटरेस्ट रेट होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण लोग इसमें लोन वगैरह नहीं ले पाता है। तो इसी चीज़ को क्या बोलता है, क्राउडिंग आउट कहा जाता है, मतलब भीड़ से भीड़ का प्रभाव बोला जाता है। ये आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ और नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 लेड द डिक्लाइन ऑफ विच एम्पायर। तो भाई मैंने आपको बताया था, है ना, मेरे प्रीवियस वीडियोज में जाकर के देखो, ऑप्शन था, उस ऑप्शन को मैंने बताया था कि 1565 में क्या हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, है ना, बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था, जिसमें विजयनगर का क्या हुआ था, विजयनगर का खात्मा हो गया था, इसका खात्मा, ठीक है, इसका खात्मा हो चुका था। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये स्थापना इसका कब हुआ था, स्थापना 1336 में। हरिहर एंड बुक्का, क्या है, हरिहर, हरिहर एंड बुक्का, बुक्का नहीं है रे भाई लोग, बुक्का है, हरिहर एंड बुक्का के दो भाई थे ये लोग, है ना, इनके द्वारा क्या गया था, स्थापना इसको किया गया था, आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है ना। और बाकी से रिलेटेड कुछ नहीं है। और इसका कौन बना था, विजयनगर जो एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर, विजय नगर साम्राज्य जो था, साम्राज्य, है ना, वो पतन का कारण बना, इसका पतन का कारण, पतन का कारण बना। बताऊंगा नाम, बहुत सारी हैं चीज़ें बताऊंगा, है ना। बस इतना जानो कि जो 1565 में हुआ था तालीकोटा की, उसके कारण विजयनगर एम्पायर का पूरा खात्मा हो गया था, और उसके बाद इसका कुछ भी जो वारिस वगैरह थे कोई बचे नहीं थे, उसके बाद इसका वर्चस्व खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मैंने पीछे भी आपको बताया हुआ है, जब हमारे ऑप्शन में आया था कि भाई ये जो मैंगो शावर क्या होता है, तब मैंने आपको बताया था। तो देख रहे हो ना, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भाई लोग, वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ एसएससी की, आप भाई बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर कर्नाटक होगा। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पूरे वर्ल्ड में विश्व में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, विश्व में कॉफ़ी, ये होता है ब्राज़ील में, होता है ब्राज़ील में, है ना। उसको बोला था कॉफ़ी बॉल ऑफ द वर्ल्ड, कॉफ़ी बॉल, कॉफ़ी बॉल, कॉफ़ी बॉल ऑफ दी वर्ल्ड, यानी कि कॉफ़ी का कटोरा, क्या भाई, कॉफ़ी का कटोरा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। अब बात करते हैं, तो ये कर्नाटक के कहाँ, जो बाबा बुदन की पहाड़ी है ना, बाबा बुदन की पहाड़ी में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और कर्नाटक के कुर्ग में बहुत ज़्यादा, कुर्ग है ना, कुर्ग में देखने के लिए मिलेगा, बाबा बुदन की पहाड़ी में बहुत ज़्यादा मिलेगा, या बाबा बुदन, बाबा पूछा गया एग्जाम में, है ना, बाबा बुदन की पहाड़ी, हिल्स ऑफ बाबा बुदन, ये याद रखोगे। कुछ देख लेते हैं कि कुछ वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी, है ना। तो कर्नाटका आपको बताया, है ना, आप आंध्रा में भी याद रखोगे, आंध्रा में अराकू वैली, कहाँ है, अराकू, अराकू वैली बोले तो अराकू घाटी में भी ये होता है। अब बात करते हैं वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी, जो कि बहुत बेस्ट वेराइटीज़ होती हैं इंडिया में, जैसे रोबस्टा हो जाएगा, अरेबिका हो जाएगा, लिब्रिका हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ। तो वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी, वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी, है ना, वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी, तो 3 आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे बताया रोबस्टा, रोबस्टा,
ठीक है। उसके बाद में अरेबिका, अरेबिका, लिब्रिका, लिब्रिका। तो भाई लोग हिंदी मीडियम वालों थोड़ा सा यार अब भी ये सारे टर्म को लिखने को, रोबस्टा को ऐसे ही लिख लो हिंदी में लिखने के बजाय, इसके ऐसे लिख लो, अरेबिका को ऐसे लिख लो, लिब्रिका को ऐसे लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो हिंदी हिंदी करना छोड़ो और जो चीज़ें बता रहा हूँ बस इस तरह से करो, बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो और कॉफ़ी शावर एक होता है, ब्लॉजम शावर जिसको बोलते हैं, है ना। तो ब्लॉजम शावर्स ये कॉफ़ी के लिए ही होता है, एक ब्लॉजम शावर्स होता है, ब्लॉजम शावर्स होता है ना, ये कॉफ़ी के लिए ही होता है, कॉफ़ी के रैपनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो चीज़, ठीक है, याद रखोगे। और प्री मानसून शावर होता है, प्री मानसून, प्री मानसून, प्री मानसून शावर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस भारत राज्य का नाम बताइए, इसे उच्च दरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन है तो इसको भी क्या करना, मत ही बनाना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, आए तो ठीक है, ना आए तो कोई बात नहीं यार, है ना। तो अंदाजी मत मारना, ऐसे क्वेश्चन को भी मत मारना। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नया देख रहे हो ना, लगे कि भाई ऐसा कभी देखने, एकदम मत मारना भाई। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा होगा, और जो लोग अटेम्प्ट करेंगे ना वो लोग गलती करेंगे और आपको मार्क्स पॉजिटिव में जाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे उच्च दरों की देखो क्वेश्चन क्या कर, उच्च दर्रों, तो भाई उच्च दर्रों की भूमि, दर्रा आपको याद होगा ये माउंटेन पास होती है, ये क्या होता है, माउंटेन पास, माउंटेन पास होते हैं। मतलब जो जिस तरह से मान लो ये एक ठो पहाड़ हो गया, है ना, और दूसरा पहाड़ ये हो गया, तो इसके बीच में जो जगह होते हैं ना उसको दर्रा बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, दर्रा, या फिर इसको पास बोलते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा माउंटेन जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भाई उत्तराखंड, उतरने लद्दाख, लद्दाख को क्या बोला जाता है भाई, आपको लैंड ऑफ हाई पासेज बोला जाता है, खारदुंगला हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, तो आपका आंसर यही होने वाला है। अब बात करते हैं कि हमारा कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा पासेज है, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, है ना, पासेज इन इंडिया, पासेज इन इंडिया एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है। तो बात करते हैं सिक्किम की, है ना, सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम की नाथुला जिलेपला, नाथुला, नाथू, है ना, नाथुला एंड जिलेपला, नाथुला एंड जिलेपला, ये चीज़ याद रखोगे। उत्तराखंड का उत्तराखंड, इसका याद रखोगे नीतिमाना लिपू, क्या है, नीतिमाना लिपू, नीति माना लिपू, बस ऐसे नीति, तो नीति दर्रा याद रखोगे, माना तो माना दर्रा याद रखोगे, और लिपू तो लिपू लेख दर्रा याद रखोगे, लिपू लेख दर्रा। तो नाथुला जिलेपला सिक्किम, उत्तराखंड का नीतिमाना लिपू, और यहाँ बात करें हिमाचल का, हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश का, बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 आप याद रखोगे आपका काम बन जाएगा, है ना। तो रोहतांग याद रखोगे, शिपकला याद रखोगे, बारालाचला याद रखोगे, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग, रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, है ना। उसके बाद में शिपकिला पास, शिपकिला, शिपकिला दर्रा, और इसे एक रिवर इंडिया में आता है शिपकिला से याद नहीं आ रहा है, और ये बारालाचला, बारालाचला दर्रा, है ना, या फिर पास बोलो आप, ठीक है। तो ये याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। सिक्किम से नाथुला जिलेपला, उत्तराखंड से नीतिमाना लिपू, और रोहतांग हिमाचल प्रदेश से रोहतांग हो जाएगा, ये शिपकिला हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बारालाचला हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब बात करते हैं गंगा नदी का उद्गम कौन सा स्थान। तो भाई सबसे पहले तो गंगा नदी का उद्गम होता ही नहीं है, उद्गम नहीं होता है, उद्गम नहीं होता। लेकिन हम लोग हमेशा से क्या पढ़ लेते हैं, गाय गंगोत्री से होता है, गंगोत्री से होता है, तो ठीक है भाई, चलो गंगोत्री से होता है तो लोग गंगोत्री ही मारो, ठीक है। लेकिन जनरली उसका नहीं होता, वो होता है 2 धाराएं मिल करके, है ना, 2 धाराएं मिल करके बनती है, 2 स्ट्रीम,
दो धाराएं, बोले तो दो स्ट्रीम, टू स्ट्रीम, है ना। ये चीज़ याद रखो कि कौन कौन सा है भाई। ये है भागीरथी और अलकनंदा। ये हमारे उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी, भागीरथी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा। जब ये दोनों मिलती है, कहाँ पे मिलती है भाई? उत्तराखंड में, है ना। जब मैदानी उत्तराखंड के देवप्रयाग में, है ना। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भाई, कई बार पूछा हुआ ये चीज़, तो आप लोग याद रखोगे यार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, तो बोल रहा है 1975 में ग्रामीण निर्धनता को संबोधित करने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? मतलब 1975 में रूरल पॉवर्टी ऑफ इंडिया को एड्रेस करने के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया? तो देखते हैं क्या था। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ये तो भाई इस तरह का क्वेश्चन आए तो मत मारना, है ना। फिर से बता रखो कि ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़े, आपको याद है तो अच्छी मारो। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम ये आया था आपका, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था, इसको याद रखना आप लोग। बाकी वैसा कुछ भी इसमें जाने लायक नहीं है। एक चीज़ याद रखना कि इंदिरा गांधी के टाइम में आया था, है ना। क्या? इंदिरा गांधी के टाइम में, क्योंकि यही उस टाइम पे क्या थी? हमारी पीएम थी, है ना। ये चीज़ को याद रखना। और कुछ है यहाँ पे? वैसे तो कुछ नहीं है यार, डीपी वगैरह। तो IRDP का फुल फॉर्म याद रख लेना आप कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। बाकी वैसा कुछ तो है नहीं। तो यार अगर यहाँ पे 5 ईयर प्लान देख ले क्या? चलो 5 ईयर प्लान देख लेते हैं ना, क्योंकि ये किसी 5th 5 ईयर प्लान में 20 पॉइंट जो प्रोग्राम है ना, ये 20 पॉइंट प्रोग्राम ये शायद 5th 5 ईयर प्लान में, 5th 5 ईयर प्लान में ये लाया गया था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। चलो तो एक बार देख लेते हैं 5 ईयर प्लान। 5 ईयर, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। वैसे तो एडिक्विटी पूछ नहीं रहा है। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो आया था, फर्स्ट याद रखो आप, सेकेंड याद रखो आप, थर्ड याद रखो। मॉडल कौन कौन सा था, है ना। तो 1951 से 1956, है ना। 1951 से क्या चला था ये? 1951 से 1956 हेराल्ड डोमर, क्या है? हेराल्ड डोमर मॉडल पे ये चला था, ठीक है। सेकेंड आया था पीसी महालनोबिस, ये हमारे भाई इंडियन थे। ये पीसी महालनोबिस मॉडल था ये, है ना। पीसी महालनोबिस मॉडल था ये, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और उसके बाद थर्ड में था जी से थर्ड, गॉड में 3 ही वर्ड होता है ना, तो याद रखना थर्ड से गॉडगिल स्कीम था। क्या है? गॉडगिल मॉडल था ये, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। तो पहला 1955 से, तो दूसरा कब चला था भाई? दूसरा चला था 1956 से 1961 तक चला था, ये याद रखेंगे। और ये याद रखेंगे 1961 से 1966 तक चला था, ठीक है। और उसके बाद में अवकाश को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? अवकाश, ठीक है। गैप जो चला था 1966 से 1969 में, नो प्लान, कोई प्लान यहाँ पे नहीं चला था, क्योंकि भूखमरी वगैरह आ गया था, बहुत ज़्यादा हमारा फेलियर हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा हुआ था और बहुत ज़्यादा फेल भी रह गया था। इसीलिए चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नो प्लान आया था, ये गैप रह गया था यहाँ पे, है ना। ये भी पूछा था कि कब से कब गैप था और क्यों था। यहाँ पे भूखमरी वगैरह आया था और हम लोग चाइना से फाइट भी किया था, ठीक है। ये चीज़ थी, आप लोग याद रखेंगे। सोलर पैनलों के लिए उपयोग का एक क्या है? तो देखो, दे कॉज एयर पोल्यूशन भाई नहीं करता है। दे रिक्वायर फ्यूल नहीं भाई। दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट, सिंपल सा बात है भाई। दे कोल एनर्जी का है यूज़ करे, अगर ये वही यूज़ करते तो फिर का है उसको बनाते, तो सिंपल सा बात है ना, ठीक है। चीज़ याद रखेंगे। और ये क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। और साथ ही साथ ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो दिन बताया था ना कि भाई कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसका किसका क्या बेनिफिट है, क्या किसका एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनस्पति का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
करता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए एक ही चीज़ याद रखना, हमारा लीफ होता है, क्योंकि लीफ में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, है ना। क्या बोलते हैं भाई, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और वही क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। और प्रकाश संश्लेषण बोले तो भोजन बनाने का मतलब कि फूड प्रोसेस, मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस, है ना। प्लांट्स का क्या होता है भाई, फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस आप लोग याद रखेंगे। किसका, प्लांट का, मतलब पौधों का खाना बनाने का एक प्रक्रिया होता है जो लीफ से शुरू होता है, और सनलाइट होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए देखना, जब छाया वगैरह में बहुत सारा प्लांट को रखते हैं तो वो डेथ हो जाता है उसका, और वो वगैरह क्या होता है, ठीक से नहीं करता है ना। और यहाँ से वो क्या करता है, स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है भाई, स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं आप लोग ये खाना में, है ना वो। और स्टार्च टेस्ट एक होता है, स्टार्च का एक टेस्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडीन टेस्ट। क्या बोलते हैं, आयोडीन टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। जब आयोडीन डालेंगे तो जहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन वहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल क्या रहा है, तापमान मापन के लिए मतलब कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया था भाई, बैरोमीटर। मैंने आपको बताया था ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो भाई बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर मेजर करता है ये, है ना। ठीक है, चलो थर्मोमीटर क्या करता है, ये टेम्परेचर करता है, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड मेजर करता है। आपको मैंने गाड़ी में बताया था ना भाई लोग, वहाँ पे जब मैंने कुछ वीडियोस पहले उसमें बताया स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, उसमें ऑप्शन भी नहीं था, बट मैंने बताया कि बोला भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आगे भी कर लो, इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो स्पीड मीटर दे दिया है, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करेगा ये, है ना। गाड़ी में होता है, गति नापता है भाई लोग, गति नापता है, गति मापता है हिंदी में बोले तो, ठीक है। और ये अल्टीमीटर क्या करता है, हाइट मापता है, हाइट, हाइट मापता है। याद रखोगे चीज़ को, है ना। ये गति मापता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मापता है, बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे यहाँ से, और बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं पीछे। पूरा लोहड़ी जो उत्तर भारत का लोकप्रिय त्यौहार है, मुख्यतः किससे संबंधित है भाई, तो राइस हार्वेस्टिंग। देखो लोहड़ी बोला जाए तो न्यू ईयर का फेस्टिवल, इसमें हार्वेस्ट से रिलेटेड है, तो राइस हार्वेस्टिंग के बाद तो नहीं मनाता। हर राइस हार्वेस्टिंग ठंडा वगैरह में हो जाता है, तो ठंडा में तो नहीं मनता, ठंडा में ही मनता है, मतलब जैन आसपास में मनता है भाई, जैन में तो जनवरी में मनता है ये। किस में बनता है, जनवरी में बनता है ये, है ना। तो ये तो नहीं होगा। विंटर सोलिस्टिस नहीं, ये भी नहीं होगा भाई, है ना। और शुगर केन हार्वेस्टिंग देखते हैं, और यहाँ पे मैंगो सीजन कहाँ, मैंगो सीजन गर्मी में आता है। तो भाई जनरली ये जो लोहड़ी होता है ना, लोहड़ी ये रवि का जो फसल होता है ना, रवि का फसल, है ना, रवि की फसल की कटाई, रवि की फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, फसल कटाई। रबी का क्रॉप्स क्या होता है और खरीफ का क्रॉप क्या, तो मैंने आपको बताया है, उसके बाद मनाया जाता है ना। रबी की फसल की कटाई के बाद में मनाया जाता है ये चीज़। तो याद रखो किसका किसकी कटाई, जैसे एग्जाम्पल बात करें तो गेहूँ, है ना, गेहूँ हो गया, उसके बाद में गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, सरसों हो गया। जब इनकी कटाई के बाद में, इनकी कटाई के बाद में मनाया जाता है फेस्टिवल, इनकी कटाई के बाद में, इनकी कटाई के बाद में, ये चीज़ याद रखेंगे। तो भाई ये यहाँ पे देखो गेहूँ हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, सरसों, जब इनका कटाई हो जाएगा उसके बाद ही मनाया जाता है, तो ये हमारा शुगर केन हार्वेस्टिंग हो जाएगा भाई लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखोगे आप लोग, है ना। तो इस तरह से करके ये हमारा सारा का सारा जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया भाई लोग। और ये जो हमारा सीरीज़ था ये भी ख़त्म हो गया है। अब आप लोग अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, आपको सीखो कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। अगर कोई चीज़ पूछा गया है तो सारे के सारे चीज़ों को क्या करना है, आपको वहाँ पे समेट करके ले करके चलना है, ताकि आगे अगर इस टॉपिक से किसी तरह का क्वेश्चन है तो आपसे ना छूटे। अगर आप सिर्फ जो क्वेश्चन आए हैं सिर्फ उसको देख करके चल जाओगे तो हो सके एक दो क्वेश्चन आप बना लो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से एनालिसिस करोगे तो उसके कितने भी डेप्थ में चला जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना लोगे। अगर आपको वीडियोस हमारे अच्छा लगा, मेरा मेहनत अच्छा लगा, तो यार अगर आपको लग रहा है सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं लग रहा है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं, अब फिर कोशिश करता हूँ कि देखता हूँ अब CHSL लेवल की यानी 12th लेवल्स की फेज 13 की जो शिफ्ट हुए हैं उसका लाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लाइफ में पढ़ते रहो, मस्त रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है।